Hello everyone. So इस वीडियो में we will be studying about jaundice. Jaundice actually आपका liver and hepatobiliary system की applied physiology का part है, but it is a very important topic आपकी clinics के लिए भी. So we will be studying it as a separate video. Okay, it will be a short video only, but आप अच्छे से देखना. It is very important आपके एग्जाम के लिए प्लस आपकी क्लिनिक्स के लिए. नेक्स्ट ईयर से आप लोग जो है हॉस्पिटल में वार्ड्स में जाओगे, ओपीडी में जाओगे, राउंड्स पे जाओगे. So you will see a lot of cases of jaundice in adults as well as in neonates. Okay, so it becomes very important for you to know the basics of jaundice. Okay, so let's study. Jaundice को हम icterus भी बोलते हैं, right? And it is the condition characterized by yellow coloration of the skin, mucous membrane, and deeper tissues due to increased bilirubin levels in the blood. तो जॉन्डिस के अंदर होता क्या है एक्चुअली जॉन्डिस के अंदर जो है येलो कलरेशन हो जाती है ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डीपर टिश्यू स्किन हो गई जैसे आप इस बेबी में देख सकते हो स्किन पूरी येलो हो गई है म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे इस पर्सन में देख सकते हो आईज की म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो गई है एंड डीपर टिश्यूज भी जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं व्हाई बिकॉज जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है हम नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जॉन्डिस में इट बिकम्स मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ओके नाउ क्लासिफिकेशन हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं प्री हिपैटिक हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक ओके प्री हिपैटिक को हम हीमोलाइटिक भी बोलते हैं हिपैटिक को हेपाटोसेलुलर भी बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक को ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं तो रिमेंबर द अदर नेम्स आल्सो प्री हिपैटिक हिपैटिक पोस्ट हिपैटिक के साथ साथ हीमोलाइटिक हेपाटोसेलुलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव नाउ प्री हिपैटिक प्री हेपाटिक जो होता है वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो क्या होता है हमने पढ़ा था जो लाइक हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है दैट हाउ द इन द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन की बिलिरुबिन बनता कैसे है जो आरबीसीज होती है सेनाइल आरबीसीज वो लाइस करती है तो हीम अलग हो जाता है ग्लोबिन अलग हो जाता है तो हीम अलग हो जाता है ग्लोबिन अलग निकल जाता है फिर हीम भी जब डिवाइड होता है तो आयरन चले जाता है और बिलिरुबिन बचता है राइट तो हमें पता है कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से ही बिलिरुबिन बनता है तो जब ये डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है तो बिलिरुबिन भी बहुत ज्यादा बनता है तो जब ये इंक्रीज ब्लड लेवल हो जाता है बिलिरुबिन का वो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्योंकि अभी तक लिवर में नहीं गया है कॉन्जुगेशन के लिए तो इसको हम बोलते हैं प्री हिपैटिक या हीमोलाइटिक हीमोलाइटिक का मतलब ब्लड सेल्स के टूटने से तो आरबीसी के लाइसिस की वजह से बन रहा है नॉर्मल एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर रहता है लिवर का कोई फंक्शन खराब नहीं होता है इसके अंदर बिकॉज लिवर तक तो पहुंच ही नहीं पाए हमारा बिलिरुबिन उससे पहले ही उसका ब्लड लेवल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का बढ़ गया क्वांटिटी ऑफ बिलिरुबिन बढ़ जाती है बस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल भी होता है तो वो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो पाता है इसलिए वो ब्लड लेवल और बढ़ जाता है तो इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड ठीक है और मोर अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन अभी क्यों क्यों होता है प्री हेपाटिक कॉजेज क्या है यूरिनल डिसऑर्डर फिर हाइपरस्प्लेनिज्म बर्न्स इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया न्यूबॉर्न और ऑटो इम्यून डिसीजेस ठीक है नेक्स्ट आते हैं हिपैटिक या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस पे तो हिपैटिक या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस जो होता है वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ हिपैटिक सेल्स ओके और इसके अंदर जो बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन होती है वो डिक्रीज जाती है तो जो लिवर है हमारा उसकी सेल्स अगर काम नहीं कर रही यहाँ तक सही सही बिलिरुबिन आया पर अब लिवर में ही लिवर की सेल्स काम नहीं कर पा रही तो बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन कम हो गया वो बिलिरुबिन कॉन्जुगेट ही नहीं हो पा रहा तो बिलिरुबिन लिवर एक्सक्रीट भी नहीं कर पा रहा इस वजह से दोनों कॉन्जुगेटेड थोड़ा बहुत जो कॉन्जुगेटेड हुआ वो और जो बाकी का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो दोनों ब्लड में चले गए बिकॉज वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे तो ब्लड लेवल्स बढ़ गए दोनों कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉजेस क्या क्या होते हैं जिन जिन चीजों से लिवर हमारा डैमेज हो जैसे इन्फेक्टिव जॉन्डिस बाय वायरस हेपेटाइटिस अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिवर सिरहोसिस एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल इन सब चीजों से लिवर डैमेज होता है ठीक है नेक्स्ट आता है पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो ऑब्स्ट्रक्टिव से क्या पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन है तो लिवर्स में तो अब बन गया हमारा बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड पर जो आगे बिलियरी ट्रैक्ट है वहां कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा बाहर तो वो क्या होगा वापस ब्लड में चले जाएगा तो occurs because of obstruction of bile flow at any level of biliary system बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट नहीं हो पा रहा
तो बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो सर्कुलेशन में आ गए, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो गया। इसका कॉज क्या क्या होता है? गॉल स्टोन्स और कैंसर ऑफ बिलियरी सिस्टम और पैनक्रियाज। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से इजी हो जाएगा आप लोग के लिए याद रखना। अगर लिवर से पहले है तो प्री हिपैटिक, लिवर पे है तो हिपैटिक, और लिवर के बाद है तो पोस्ट हिपैटिक। लिवर से पहले है तो किस वजह से हो रहा था? लाइसिस ऑफ आरबीसी की वजह से, सो हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हिपैटिक है तो हिपैटोसेल्युलर डिसीज की वजह से हो रहा है, सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। और पोस्ट हिपैटिक है तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब आप लोग जो है इनका ये भी याद यहीं पे लिख लो साथ साथ कि प्री हिपैटिक में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। ओके, वन सेकेंड। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। ओके, जबकि हिपैटिक के अंदर जो है आपका कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड दोनों इंक्रीज होगा, और आपका पोस्ट हिपैटिक में सिर्फ कॉन्जुगेटेड इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज। जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। नियोनेट्स में आपको जब आप वार्ड्स में आओगे आपको बहुत कॉमनली दिखेगा नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, तो क्या होता है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर एक्चुअली आरबीसी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी आरबीसी होती है। उनका जो आरबीसी होती है ना नॉर्मल लेवल जो ह्यूमन हमारे एडल्ट्स में है, उनसे ज्यादा नियोनेट्स में होता है। तो ज्यादा ही डिस्ट्रॉय होती है, जब वो आरबीसी बनती ज्यादा है तो डिस्ट्रॉय भी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ उनका लिवर इतना डेवलप हुआ नहीं होता है कि जो है ना वो इतने सारी डिस्ट्रक्टेड आरबीसी का बिलिरुबिन जो है उसे एक्सक्रीट कर पाए। इस वजह से जो बिलिरुबिन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, जिससे जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके का जॉन्डिस होता है कि फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। अगर ये सब चला जो अभी मैंने आपको बताया कि आरबीसीज बढ़ गई हैं, फिर उनका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ एंड उस वजह से सारा का सारा एक्सक्रीट नहीं कर पाया लिवर बिकॉज इट इज नॉट दैट कैपेबल, तो उस वजह से जो है ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन गया है, तो दैट कॉजेस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ जॉन्डिस जो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ओके, जैसे जैसे लिवर इक्विप हो जाता है, तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल 6 से 8 मिलीग्राम पर लीटर रहता है विद इन 48 टू 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। बिलिरुबिन लेवल इतना होता है। लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है? बिलिरुबिन लेवल मोर देन 15 मिलीग्राम्स हो जाता है। मोर देन 15 हो जाता है तो दैट इज पैथोलॉजिकल, यानी कि दैट इज डिसीज। तो उसका ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली फोटोथेरेपी से करते हैं, यानी लाइट से आईज में ट्रीटमेंट देके करते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। मदर के ब्रेस्ट फीडिंग से तो आ ही रहे होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, बट ऊपर से भी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, और साथ ही साथ सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। ओके, सो रिमेंबर कि जॉन्डिस नियोनेट्स में नॉर्मल है फिजियोलॉजिकल लेवल्स के अंदर, अगर बिलिरुबिन के लेवल्स जो है वो फिजियोलॉजिकल लेवल्स में रह रहे हैं, नहीं तो वो पैथोलॉजिकल है, यू हैव टू ट्रीट। ओके, तो ये टेबल है एक आपके टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की समरी के लिए, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या होता है? फीचर, प्री हेपाटिक, हेपाटिक, पोस्ट हेपाटिक सब पता होना चाहिए। कॉज, एक प्री हेपाटिक का क्या? एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, हेपाटिक का क्या? लिवर डैमेज, पोस्ट हेपाटिक का क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है इसमें? अनकॉन्जुगेटेड, पोस्ट हेपाटिक में कॉन्जुगेटेड और हेपाटिक में कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड। यूरोबिलिनोजन जो है आपका प्री हेपाटिक के अंदर इंक्रीज होता है, हेपाटिक पोस्ट हेपाटिक में डिक्रीज होता है। सर्कोबिलिनोजन प्री हेपाटिक में इंक्रीज होता है, हेपाटिक में डिक्रीज होता है, और पोस्ट हेपाटिक में एब्सेंट होता है। सर्कोबिलिनोजन क्या था? फीसिस में जो आपका बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, फिर आते हैं लिवर फंक्शंस पे। लिवर फंक्शंस जो होते हैं वो प्री हिपैटिक में नॉर्मल होते हैं और आपके हिपैटिक में एबनॉर्मल होते हैं, एंड पोस्ट हिपैटिक में वो एग्जैजरेटेड होते हैं बिकॉज लिवर हैज टू वर्क सो हार्ड टू एक्सक्रीट द बिलिरुबिन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, टू एक्सक्रीट द बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ब्लड पिक्चर की बात की जाए तो प्री हिपैटिक में जो है एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड सेल्स का आरबीसी का लाइसिस हो रहा है, सो देयर विल बी एनीमिया। साथ ही साथ जो है इमेच्योर आरबीसीज बन रही हैं, सो देयर विल बी रेटिकुलोसाइटोसिस एंड एबनॉर्मल आरबीसीज। जबकि आपका हेपाटिक पोस्ट हेपाटिक में नॉर्मल होती है ब्लड पिक्चर। प्लाज्मा एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो है वो आपके प्री हेपाटिक पोस्ट हेपाटिक में नॉर्मल होते हैं। हेपाटिक में एल्बुमिन ग्लोबुलिन तो बढ़ जाते हैं बट एज टू जी रेशियो डिक्रीज जाता है। और हीमोराजिक टेंडेंसी यानी क्लॉटिंग की टेंडेंसी जो है ब्लड में, वो प्री हेपाटिक में तो ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती, इट इज एब्सेंट।
हेपाटिक पोस्ट हेपाटिक में विटामिन के की भी कमी हो जाती है विच कॉजेज द हीमोरेजिक टेंडेंसी। ओके, तो एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जब आपको रिवाइज करना है टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, जस्ट लुक एट दिस टेबल और ये सारे पॉइंट्स याद कर लोगे, सो इट विल बी लाइक ओके। ओके, आपके लिए इतना इनफ होगा। बट जब वैसे जस्ट रीड द होल नोट्स एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर जॉन्डिस। ओके, इस साल इतना ही पढ़ना है आपको जॉन्डिस के बारे में, फिजियोलॉजी। We have seen the definition, normal levels, abnormal levels, and then the whole classification with its causes. And this diagram is very helpful understanding के लिए। आप एग्जाम में बना दोगे अगर आप पे टाइम है तो, या फिर ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ गया बाई चांस जॉन्डिस में, तो डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबीज जो है इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दिस टेबल इज टू summarize this whole chapter. Okay, so that's it for this video. Thank you and please keep watching. Bye bye.